वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक साइकिल एंड बिजनेस साइकिल। ये तीनों वीडियो काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, तो लाइन से देखना पड़ेगा। इससे हमें ये सीखने मिलेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करती है और इकोनॉमी को स्टेबल करती है। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट बहुत सारी हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्टेबल करना है, इन्फ्लेशन कम करना है या इन्फ्लेशन बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से उसको हैंडल करती है। अब महंगाई कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, हमें नहीं पता। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। देखिए कैसा है, मान लीजिए आपके पास में 100 मोबाइल हैं और आप उसको मार्केट में बेचने के लिए गए। ख़रीदने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सामान बहुत लिमिटेड है, 100 क्वांटिटी ही है। तो जब डिमांड कम होता है, सॉरी डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, तो चीज़ों की प्राइस बढ़ती है। लोगों के पास पैसे हैं तो लोग खरीदेंगे, तो डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। जैसे क्या हो गया, ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दिया। अभी कहने का मतलब है, ये तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई कम है, कर्व है, अगर आप 12th में भी पढ़े रहोगे तो है। इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे चलता हूँ। अभी आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखिए, आरबीआई है, ये है अदर बैंक्स। अदर बैंक्स मतलब मान लीजिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, छोटी मोटी कोऑपरेटिव बैंक, ये सारी बैंक्स हैं, और ये आरबीआई है। आपने बैंक्स को पैसे दिए हैं, तो बैंक क्या करती है, उसी पैसे को लोन पे देती है। लोन का इंटरेस्ट अगर कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोन का इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो लोग कम लोन लेंगे, बिकॉज लोन महंगे हैं। अब क्या हो जाता है, बैंक्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं, आइदर कस्टमर्स ने डिपॉजिट किया, आइदर आरबीआई से बैंक्स ने पैसे लिए हुए हैं। तो जब कस्टमर्स का पार्ट हम साइड में रखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। आरबीआई ने अगर बैंक को पैसे दिए, ठीक है, तो जब आरबीआई बैंक को पैसे देती है तो जिस रेट पे देती है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। और बैंक्स जब आरबीआई को पैसे देते हैं तो उस रेट को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो मान लीजिए जो रेपो रेट है ये है 6%, बैंक मार्केट में लोन दे रही है 15% के रेट पे, तो बीच के 9% में एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बैंक का खर्चा और सब चीज़ें मैनेज करनी है। मान लीजिए बैंक ने अगर रेपो रेट 6% से 5% कर दिया, बट ये बैंक तो स्टिल महंगे रेट पे ही लोन दे रही है, तो इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो दे कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। ये क्या करेंगी, 14% या 14.5% पे देंगे। अब पब्लिक को तो लोन सस्ता मिल रहा है ना, 1% से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा लोन लेगी। चलिए यहाँ तक समझ लीजिए, इसको डिटेल में आगे समझेंगे। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या है, बैंक जब आरबीआई को पैसा देगी तो उस टाइम पे बैंक आरबीआई बैंक को कितने का रिटर्न देगा। चाचा का तो है नहीं ना, चाचा हमारे विधायक का पैसा फ्री में दे दो, तो बैंक जब इनको पैसे देगी तो किसी रेट पे देगी। तो मान लीजिए आरबीआई ने बोल दिया मैं आपको 7% देने के लिए तैयार हूँ, तो बैंक क्या बोलेगी, साला कस्टमर्स को लोन दो, एम्प्लॉय की सैलरी, दुनिया भर की चीज़ें, तो मार्केट में चढ़ाने से अच्छा आरबीआई को ही दे दो, एक सेफर साइड का पैसा आ रहा है। आरबीआई ने बोल दिया मैं 3%, तो बैंक क्या बोलेगी, नहीं यार ये पैसे को लोन में ही चढ़ाओ। तो देखो, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम ज़्यादा किया, इस हिसाब से बैंक मार्केट में लोन ज़्यादा देगी या कम देगी डिसाइड हुआ। रेपो रेट के हिसाब से भी मार्केट में पैसे कम जाएंगे ज़्यादा जाएंगे डिसाइड हो गया। तो दिस इज़ रेपो रेट, दिस इज़ रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद में आता है सीआरआर और एसएलआर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंक ने बैंक्स के पास में ना एक रेस्ट्रिक्शंस होता है। लाइक आरबीआई ने क्या बोला कि आप लोग है ना 100 रुपये अगर ले रहे हो तो पूरा का पूरा 100 रुपये आप लोन में नहीं दे सकते। अगर मान लो सभी लोगों ने पैसे निकालने के लिए आ गए तो आप उनको पैसे कैसे दोगे। तो मान लीजिए सीआरआर है 5%, तो बैंक्स के पास में जब 100 रुपये हैं तो 95 रुपये ही लोन पे चढ़ेंगे, 5 रुपये बैंक को अपने पास रखने हैं। कल को आरबीआई ने बोल दिया नहीं अभी आपको 7% रखना पड़ेगा, तो 2% का कैश फ्लो कम हो गया। फिर आरबीआई ने बोल दिया 3% है, तो 2% का कैश फ्लो बढ़ गया। सो इस तरीके से सीआरआर से भी बैंक्स कैश फ्लो बढ़ाएगी या घटाएगी, ये आरबीआई डिसाइड करती है। एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है ना, बैंक्स को पैसे आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, ये लगभग 17-18% के आसपास होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कल को बैंक्स भाग जाएंगी तो आरबीआई कस्टमर्स को पे ऑफ करेगा ना, 5 लाख जो देना होता है, सो इन्हीं पैसों से वो देगा।
सो मान लीजिए SLR 20% है, बैंक ने कम कर दिया, RBI ने कम करके 15% कर दिया, तो 5% का कैश फ्लो बढ़ गया। इन्होंने बढ़ा दिया तो 5% का कैश फ्लो घट गया। करंट टाइम पे अगर देखा जाएगा तो रेपो रेट है 6.50, रेपो रेट है 3.35, CRR है कुछ अराउंड 4.95, और अगर SLR की बात करेंगे तो 18% के पास में है। सो इन चारों चीज़ों को जो कम ज़्यादा करने का राइट्स हैं, यह है RBI के पास। और आप ये तो समझ गए हो कि RBI अगर इनको कम ज़्यादा करेगी तो मार्केट में कैश फ्लो कम होगा या ज़्यादा होगा। अब कैश फ्लो कम ज़्यादा होने से किस तरीके से मार्केट में अफेक्ट पड़ता है, आइए हम वो समझते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतने ईजी लैंग्वेज में समझाने के बाद भी, तो कर लो यार, पैसा थोड़े लग रहा है। देखिए, रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो बैंक विल बोरो लेस मनी, मतलब रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो बैंक क्या करेगी, RBI से कम पैसा उधार लेगी। कम पैसा उधार लेगी तो बैंक कम लोन देगी और ज़्यादा रेट पे देगी। बैंक के पास पैसे ही कम है तो लोन का अमाउंट भी कम ही देगी और ज़्यादा रेट पे देगी। इफ़ लोन परसेंटेज हायर, पीपल विल टेक लेस लोन। लोग कम लोन लेंगे तो परचेसिंग पावर लोगों की घटेगी, परचेसिंग पावर घटेगी तो मार्केट में डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो चीज़ों की प्राइस घटेगी और इन्फ्लेशन विल कम डाउन। लिखना मैं भूल गया, इन्फ्लेशन विल कम डाउन और स्टेबलाइजेशन आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट रेट अगर लो होगा, बैंक ज़्यादा पैसे लेगी, ज़्यादा पैसे लेगी तो बैंक के पास ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा लोन कम रेट पे जाएंगे। लोन का रेट कम होगा तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी बैंक के पास से, और ज़्यादा लोन लेंगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस चीज़ों की इंक्रीज़ होगी, जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब एक्चुअली ये सिर्फ इन्फ्लेशन से कनेक्टेड नहीं है, दिस इज़ ऑल कनेक्टेड टू इकोनॉमी, बट एक छोटे से वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर नहीं सकते। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए धीरे धीरे हम एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। इससे इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मार्केट को एक्सपांड और थोड़ा रिसेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अगले में देखेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और अगर ये इजी लैंग्वेज में आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए कि हमें कहाँ सुधारने की ज़रूरत है या फिर किस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं। यहाँ पे मैंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के कनेक्शन के हिसाब से तो बता दिया। अभी मैं इसको CRR, SLR और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से भी बताऊंगा ना तो वीडियो अननेसेसरीली की लंबी होगी। बट आप लोगों को एक एग्जांपल से ही समझ गया होगा, तो ज़बरदस्ती का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं उसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। ऑलरेडी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मिलने नेक्स्ट वीडियो में फिस्कल पॉलिसी के साथ में। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हाउ गवर्नमेंट विल कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय यूजिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आप सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी जो डे टू डे लाइफ में आपको यूज़ होती हैं। कीप सब्सक्राइबिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।